स्वर्णिम भारत सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है ओम प्रकाश भट्ट जी द्वारा और समीक्षा की है जलंधर सिंह जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत 1206 ईस्वी तक रूबरू होंगे व इस दौर के प्राचीन भारत की ऐतिहासिक घटनाओं व उनकी उपलब्धियों से परिचित होने की कोशिश करेंगे। स्वर्णिम भारत का प्रथम दौर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाकाव्य युग व महाजनपद युग था। इसे कालक्रम की दृष्टि से 2800 बीसी से 325 ईसा पूर्व तक लगभग माना जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय नियोजन, स्थापत्य और व्यापारिक संपर्क के लिए प्रसिद्ध रही। वैदिक सभ्यता अपने वैदिक साहित्य की रचना, जनपदों के निर्माण, स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति के क्रमशः सुदृढ़ होने व इसके अंतिम कालखंड में लौह संस्कृति के उद्भव के लिए जानी जाती है। महाकाव्य युग रामायण व महाभारत जैसे आदर्श व नीति ग्रंथों की रचना के लिए जाने जाते हैं, जो हमारे जनमानस में आज भी बसे हुए। वस्तुतः यह दौर हमारी संस्कृति की आधारशिला थी, जिसकी विरासत व परंपरा आज भी हमारे जीवन के भाग है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में जनपद और अधिक संगठित होने लगे व अंततः 325 ईसा पूर्व के आसपास तक इस समय में 16 शक्तिशाली महाजनपद उभर कर आए, जो काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज के रूप में थे। आप सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि मानचित्र में इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उससे आप परिचित हो। राजस्थान में भी इस कालखंड में कुछ प्रमुख जनपद थे, जैसे जांगल, बीकानेर, जोधपुर का क्षेत्र, मत्स्य, जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, सूरसेन, ब्रज क्षेत्र, धौलपुर, भरतपुर और करौली का, शिवी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। उपर्युक्त महाजनपदों में मुख्य रूप से राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। कालांतर में राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति व गणतंत्रों की आपसी फूट के कारण गणराज्य की शासन प्रणाली का यहाँ पे पतन हुआ। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ व नंद शासक गणानंद तक जारी रहा। मगध के उत्कर्ष का अगर हम प्रमुख कारण देखें तो उसकी अनुकूल भौगोलिक स्थितियां, पर्याप्त संसाधनों का होना व शक्तिशाली शासकों की निरंतरता थी। लेकिन गणानंद की अत्याचार पूर्ण कर नीति व उसकी अलोकप्रियता के कारण वह जनता उससे असंतुष्ट थी। इसी समय चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक गणानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है, भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट सिद्ध हुआ और उसने भारत की सीमा को अफगानिस्तान पार तक विस्तृत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का लेखक मेगस्थनी, जो कि एक यूनानी था, इसका दरबारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला, मैसूर में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्रमशः बिंदुसार व अशोक शासक बने। इसमें अशोक का शासनकाल जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था, विश्व इतिहास में अपनी अहिंसा नीति के लिए प्रसिद्ध रहा है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण किया, लेकिन कलिंग विजय में हुई हिंसा से वह द्रवित हुआ और उसने हिंसा की नीति को त्याग दिया। संभवतः वह विश्व का ऐसा प्रथम सम्राट था जिसने अपनी विजयश्री के बावजूद भी अहिंसा नीति को अपनाया, जिसे उसने अपने अभिलेखों में धम्म नीति कहा। अशोक की धम्म नीति के कुछ प्रमुख तत्व थे: दया, दान, पाप रहित जीवन, शुचिता, मृदुता, बड़ों के प्रति उचित व्यवहार व सहिष्णुता। अशोक के शासन के दौर में हमें विभिन्न अभिलेख अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए।
जिससे उसकी धार्मिक राजनीतिक नीति पर प्रकाश दिखाई देता है। राजस्थान में भी एक ऐसा ही शिलालेख हमें बाबरू से मिला है, जिसे बाबरू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जयपुर के आसपास यह शिलालेख स्थित है। सम्राट अशोक ने प्रशासन में नवाचार करते हुए धम्म महामात्र की नियुक्ति की, न्याय प्रणाली में मानवीय मूल्यों को स्थान दिया और मनोवैज्ञानिक रूप से आम जन को अहिंसा नीति व मानवीय मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित किया। अपने धम्म के प्रचार और प्रसार हेतु उसने निकटवर्ती देशों में अपने दूत भेजे और इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को उसने विदेशों तक पहुंचाया। अशोक वह प्रथम सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए। कुछ अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में जो मिले हैं वो खरोष्ठी अभिलेख में प्राप्त हुए। जेम्स प्रिंसेप वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक अंतिम महान मौर्य सम्राट था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का क्रमशः पराभव होता गया। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य काल में भारत में प्रथम बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र का रचयिता था, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है: राजा, जनपद, अमात्य, मित्र, दुर्ग, सेना व कोश। अगर हम शासन प्रणाली को देखें तो सर्वोच्च स्तर पर सम्राट, उसकी सहायता हेतु मंत्री परिषद, 18 विभाग जिन्हें तीर्थ कहा जाता था और 26 विभागाध्यक्ष थे। इस केंद्रीकृत प्रशासन के मुख्य भाग थे। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था: उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला; अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी; कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली; दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी; और मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां से सम्राट शासन करता। प्रशासनिक इकाई प्रांत, विषय और गोप के रूप में विभक्त थी। सैन्य व नगर व्यवस्था समितियों द्वारा संचालित थी और न्याय प्रशासन धर्मस्थलीय व कंटक सदन 2 प्रकार के न्यायालय द्वारा संचालित होता था। सर्वोच्च स्तर पर सम्राट ही न्यायाधीश होता था। प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा मौर्य काल राजकीय स्थापत्य, लोक स्थापत्य व अशोक के चमकदार अभिलेखों के लिए जाना जाता है। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्तंभ अभिलेख से ही लिया गया है। मौर्य काल के बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश व गुप्त वंश का शासन प्रसिद्ध रहा है, जिसमें शुंग और सातवाहन शासक अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते। मौर्य काल के बाद उत्तर भारत में गुप्त शासकों ने फिर एक साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त काल राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति के कारण इसे भारत का प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध रहा है, कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त इस वंश के प्रमुख शासक। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उसकी दिग्विजय नीति का उल्लेख करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शक को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, व स्कंदगुप्त, जिसने हुणों को पराजित किया, इस काल के प्रमुख शासक थे। इसी शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कालिदास अपने नाटकों अभिज्ञान शाकुंतलम व रघुवंशम, क्षुद्रक के मृच्छकटिकम व अनेक साहित्यिक रचना, अजंता की चित्रकला, आर्यभट्ट व वराहमिहिर के वैज्ञानिक साहित्य और मंदिर स्थापत्य के उद्भव के लिए भी गुप्त युग प्रसिद्ध रहा है और अपनी इसी चहुमुखी विकास और प्रगति के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव व सूर्य का उपासक था। कालांतर में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर हो गया। उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की थी। हर्ष काल के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक दान महोत्सव करता था, जिसमें वह अपनी सारी संपत्ति दान दे दिया करता था। हर्ष का साम्राज्य बड़े भाग में विस्तृत रहा है।
लेकिन उसका अपने समकालीन चालुक्य वंशी शासक पुलिकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, इसमें वह पराजित हुआ और नर्मदा नदी हर्ष और चालुक्य शासकों की राजनीतिक सीमा बनी। हर्ष के शासनकाल के बाद उत्तर भारत में 8वीं 10वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार नामक शासक वंश का प्रसिद्ध प्रभुत्व रहा है। नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल इस वंश के प्रमुख शासक थे। इसमें नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की थी। गुर्जर प्रतिहार शासन कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी व भारत पर अरब आक्रमणों के प्रतिरोध व साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध लेखक राजशेखर महेंद्रपाल का एक दरबारी कवि था। उत्तर भारत में जहां गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली थे, वहीं दक्षिण भारत में इस समय राष्ट्रकूट व बंगाल में पाल शासक समरूप सुदृढ़ थे। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों में कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दीर्घकाल तक संघर्ष था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पाल शासक बौद्ध अनुयायी थे। इनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों व वास्तुकला की अच्छी खासी प्रगति हुई। उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारत में इस समय कोई बड़ा साम्राज्य प्राचीन भारत में स्थापित नहीं हुआ था। दक्षिण भारत में चोलों का प्रथम शासन वंश, जिसका प्रसिद्ध शासक करिकाल रहा है। उसके बाद पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोलों का द्वितीय शासन वंश प्रसिद्ध रहा है। पल्लव काल द्रविड़ वास्तुकला शैली के प्रारंभिक विकास, भक्ति आंदोलन के संरक्षण हेतु जाना जाता है। पल्लव शासनकाल में प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिर, कांची के मंदिर आदि अन्य अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और मत्त विलास प्रहसन जैसे प्रसिद्ध नाटक इन्हीं पल्लव शासक काल में लिखे गए। चालुक्यों में, जैसा कि हम पहले ही कह चुके, हर्ष का एक समकालीन शासक पुलिकेशिन द्वितीय था, जो एक प्रतापी शासक था जिसने हर्ष को पराजित किया था। चालुक्यों के समय विज्ञानेश्वर द्वारा रचित हिंदू कानून ग्रंथ मिताक्षर और विल्हण रचित विक्रमांक देव चरित की रचना हुई थी। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में थे। दंतीदुर्ग इस राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट शासनकाल में कन्नड़ व संस्कृत साहित्य का उन्नयन हुआ। कन्नौज के आधिपत्य के त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी भागीदारी रही। वह कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, राष्ट्रकूटों की प्रमुख उपलब्धि रही है। पल्लवों के पराभव के बाद 10वीं से 11वीं सदी में चोल शासन की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। इसी वंश में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम जैसे प्रसिद्ध शासक। राजराज प्रथम, इसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1013 ईस्वी था, का शासनकाल राज्य विस्तार नीति व बृहदेश्वर शिव मंदिर, जो कि तंजौर में है, उसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध रहा है। इसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर समुद्र विजय हासिल की और श्रीलंका तक अपना राज्य स्थापित किया। इसने गंगा तट तक अपना अभियान किया और गंगा तट की विजय हासिल कर गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। चोल शासन द्रविड़ वास्तुकला शैली के उन्नयन, मंदिरों के बाहर भव्य गोपुरम व नहर प्रणाली के विकास तथा नृत्यरत शिव की कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध रहा है। चोल मंदिरों में जो द्रविड़ वास्तुकला हमें दिखाई देती है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। वर्गाकार विमान, गोपुरम, मंडप, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन, सजावट सहित पारंपरिक सिंह व ब्रैकेट व संयुक्त स्तंभ। तंजौर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर आदि चोल शासनकाल में ही निर्मित। अगर हम आधुनिक राज्य में देखें तो चोलों का शासनकाल तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल राज्य क्रमशः मंडलम,
प्रांत, कोट्टम, नाडु, कुर्रम व ग्राम में विभाजित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में चोलों के समय नियम आधारित व एक बेहद विकसित स्वशासन प्रणाली विकसित थी। इस स्वशासन प्रणाली में भागीदारी के लिए योग्यता निर्धारित थी। भूमि के अधिकार को लेके मापदंड था, जिसके आधार पर ही कोई व्यक्ति इस स्वशासन प्रणाली में शासन को नेतृत्व प्रदान करता था। प्राचीन भारत के इसी ऐतिहासिक कालावधि में भारत में विदेशी शक्तियों का भी आक्रमण हुआ, जिसमें प्रमुख शक्तियां थी जिसने दीर्घकाल तक भारत को प्रभावित किया। शक, कुषाण और हूण। शकों को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। हूण एक बर्बर जाति थी जिसको गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इन सभी आक्रमणकारी शक्तियों में कुषाण सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने उत्तरी भारत में एक बड़ा राज्य स्थापित किया था। कुषाणों के समय कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रतापी शासक। इसके शासन की स्थापना वर्ष 78 ईस्वी को शक संवत के रूप में प्रसिद्ध रहा है और आज भी यह मान्य है। कुषाणों का प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो कि चीन और यूरोप की तरफ जाता था तथा जिससे रेशम का व्यापार होता था, इस पर कुषाणों का नियंत्रण था और इस वजह से यह एक व्यापार की दृष्टि से उन्नत काल रहा है। कुषाणों के समय सबसे बड़ी बात यह थी कि इस समय जो मुद्राएं मिली है वो शुद्ध स्वर्ण की शुद्धता के हिसाब से यह विशुद्ध रूप से स्वर्ण रूप में थी। यद्यपि इन विदेशी शक्तियों का भारत पर बारंबार आक्रमण होता रहा है, पर भारतीय समाज की उदार प्रवृत्ति व आत्मसात करने की विशिष्टता के कारण ये शक्तियां भारतीय समाज का अंग बन गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में महाजनपद काल, हर्ष काल तक व दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि शासन वंश में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से भारतीय इतिहास को समृद्ध किया। हमारे आज की जो विरासत है उसमें से बहुत सी विरासत इसी समय की है जिसको हम आज तक संभाले हुए और ये आज भी हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको प्रस्तुत पाठ अच्छा लगा होगा और आपका इसमें रुचि पैदा होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, शिक्षक ने हमें मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताया और अशोक की धर्म नीति को समझाया। मौर्य काल के बाद गुप्त साम्राज्य आया और इसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य आया और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। तो हमने ये जाना कि साम्राज्य किस तरह से बदलता रहा। आप ये पाठ खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे।